तो अभी जो आज कंटिन्यूएशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमने पहले कुछ चीजें डिस्कस की थी बेसिक्स, और आज हमारा यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे हम। दैट इज टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। हमें पता है व्हाट इज टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, एंड उसमें हम पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में स्टार्ट करेंगे आज की डेट में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टी टेस्ट की। ठीक है, पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए एजम्पशंस हमें पता है क्या होते हैं कि आपका सैंपल रैंडमली सिलेक्टेड होना चाहिए, आपकी पॉपुलेशन जो है या सैंपल जो आपने लिया है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस थी जो हमने थोड़ा पहले बात की। तो सबसे पहले आज हमको बात करनी है टी टेस्ट की। तो टी टेस्ट या तो आप क्या कहते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं SPSS, यानी स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। ये काफी महंगा आता है, बट आज की डेट में लोग यूज करते हैं SPSS। हमारा एक कोर्स भी है SPSS को कैसे यूज करना है, उसके ऊपर हमारी वेबसाइट के ऊपर है। तो वो भी क्या कहते हैं, जो हमने कैसे यूज करना है SPSS को, उस पर हमने बताया। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट टी टेस्ट। तो अब हम टी टेस्ट में क्या होता है, सिंगल सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट एंड डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। अब ये टी टेस्ट के टाइप्स हैं और कहाँ पे कौन सा टी टेस्ट लगता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा क्या कहते हैं बात करेंगे कि इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। टी टेस्ट जैसे मैंने बोला, क्या हम लोग यूज करते हैं, जो भी स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं वो इसलिए यूज करते हैं सो दैट वी कैन फाइंड आउट कि हमारा रिजल्ट्स जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अभी टेस्ट हाइपोथेसिस यानी नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। रिव्यू 6 स्टेप्स फॉर सिग्निफिकेंस टेस्टिंग। अब क्या क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी कल हमने डिस्कस किया है। हमें अल्फा वैल्यू सेट करनी पड़ती है, यानी कि पी वैल्यू। अल्फा मींस कि कितना टाइप एरर हम करेंगे, पावर ऑफ द टेस्ट। पी लेवल हम टेस्ट यूज करते हैं, यानी 0.005 या 0.001। स्टेट, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमें लिखनी होगी। कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक, यानी जो भी टी टेस्ट, जेड टेस्ट जो भी आप कर रहे हैं वो आप कैलकुलेट करते हैं। देन फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू, हम फिर क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। स्टेज डिसीजंस रूल, फिर हम देखते हैं कि टेबल में देख के हम देखते हैं कि भाई हमारी जो डिसीजन क्या है, हमने एक्सेप्ट किया नल हाइपोथेसिस या रिजेक्ट किया है, और उसके बाद हम कंक्लूजन लिखते हैं। तो ये स्टेप्स होते हैं, कल भी हमने इसके बारे में बात की थी। सो नाउ वी स्ट्रेट फॉरवर्डली वी आर कमिंग टू टी टेस्ट। तो टी टेस्ट इज अबाउट मीन्स, यानी कि ये मीन से रिलेटेड है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड इवेल्युएशन ऑफ द ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि टी टेस्ट इज अबाउट मीन्स। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हमें पता है कि कितना हमारा डेटा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड इवेल्युएशन ऑफ ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, और उसको हमने ये इवेल्युएट करना कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उससे रिलेटेड है हमारा टी टेस्ट। तो विथड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी क्या है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पैरामीट्रिक टेस्ट की एजम्पशन तो यही है कि आपका जो डेटा है, आपका जो सैंपल है वो रैंडमली सिलेक्टेड हो एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया हो। द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन द सैंपल साइज। डिस्ट्रीब्यूशन का जो शेप है, यानी शेप कैसा होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो सैंपल साइज जितना बड़ा होगा उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे उसका फॉलो करने का। एंड द सम ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन उनका सम कर दें यानी जोड़ दें तो उसी को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ये हम मान के चलते हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन द सैंपल साइज, वेरी अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में हम बात कर लेंगे, है ना, जब आएगा। तो अभी तो हमारा जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सैंपल इज बेस्ड ऑन सैंपल साइज, कितना बड़ा सैंपल आपने लिया, किस साइज का लिया है, और वेरी कैसे करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग वो वेरी करता है। सो व्हाट इज टी टेस्ट? टी टेस्ट इज यूजफुल टेक्निक फॉर कंपेयरिंग मीन। क्या करने के लिए? कंपेयरिंग
मीन। हम किसको कंपेयर करते हैं? मीन वैल्यूज ऑफ टू सेट्स ऑफ नंबर्स, यानी कि दो सैंपल्स हैं उनको हम, या दो सेट्स ऑफ नंबर्स हैं उनको हम कंपेयर करते हैं। तो टी टेस्ट इज यूजफुल टेक्निक फॉर किसके लिए? कंपेयरिंग मीन वैल्यू ऑफ टू सेट्स ऑफ डेटा या नंबर्स। द कंपैरिजन विल प्रोवाइड यू विद a statistic for evaluating whether the difference between two means is statistically significant। यानी कि आपने सपोज दो सैंपल लिए, सैंपल 1 हो गया, ये सैंपल 2 हो गया, इन दोनों का आपने मीन निकाल लिया, यानी मीन 1 एंड मीन 2। अब इनको दोनों को आपने कंपेयर कर लिया, है ना। कंपेयर करने के बीच में आपने इनके बीच का डिफरेंस देख लिया। तो क्या ये डिफरेंस सपोज जो भी आया है वो आपका क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, या इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ये जानने के लिए हम टी टेस्ट करते हैं। अगर सिग्निफिकेंट है तो हमारी स्टडी इफेक्टिव है। जैसे एग्जाम्पल की बात हम करते हैं कि आपने दो ग्रुप लिए, है ना, दोनों डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, डिप्रेशन का पेशेंट ये भी है ये भी है, तो ये हो गया सैंपल 1, ये हो गया सैंपल 2, ठीक है। तो दोनों डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, एक को सीबीटी दी गई और एक को मतलब जस्ट काउंसलिंग दी गई, नॉट सीबीटी। और हमने इनका डेटा लिया और उसका मीन निकाला कि भाई इनमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ स्कोर्स में। तो मीन 1 और मीन 2 को कंपेयर कर दिया। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि सीबीटी ज्यादा इफेक्टिव है या नॉर्मल काउंसलिंग इफेक्टिव है। तो अगर इसका स्कोर ज्यादा आ जाएगा तो मतलब ज्यादा चेंजेस होंगे इस स्कोर में, जो भी इंडिकेटर हो इम्प्रूवमेंट का उस पे। तो ये वाला तो इसका अगर है दोनों में डिफरेंस आया है तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या बाई चांस आ गया है। बाई चांस का हमने बात की थी, कैसे हम करते हैं बाई चांस और सिग्निफिकेंट जानने के लिए। तो हम सिग्निफिकेंट देखते हैं 0.005 या 0.01 पे। तो द कंपैरिजन विल प्रोवाइड यू with a statistic evaluating whether the difference between two means are statistically significant. T-test can be used either to compare two independent groups, यानी कि दो independent groups को भी आप कर सकते हैं, to compare observation from two measurement occasions for the same group। अब इसको हम समझ सकते हैं कैसे करते हैं, क्या कर सकते हैं। एक तो हमने क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। एक तो मैंने आपको बताया हमने दो सैंपल लिए, एक सैंपल 1, एक हो गया सैंपल 2, ठीक है। अब इनको कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका मीन निकाल लिया मीन 1, इसका मीन निकाल लिया मीन 2, और दोनों को हमने कंपेयर कर लिया। एक तो ये हो सकता है कि इसको जैसे हमने अभी बात की थी, इसको हमने सीबीटी दी, इसको एक कोई नॉर्मल सिर्फ काउंसलिंग दी या प्लेसिबो दिया, जो भी किया वो हमने किया और दोनों के मीन निकाल लिए, मीन को हमने कंपेयर कर लिया। एक तो ये हो गया। तो ये क्या हो गया, कंपेयर टू इंडिपेंडेंट मीन। ये क्या है, टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स है ना, टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, ये अलग ग्रुप है ये अलग ग्रुप है, दोनों का मीन हमने निकाल लिया। तो इसको कंपेयर करने के लिए हम कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, जैसे ये है टू कंपेयर द ऑब्जर्वेशन फॉर टू मेजरमेंट ओकेजन फॉर द सेम ग्रुप। अब मान लिया कि आपने डिप्रेशन का एक दूसरे तरीके का रिसर्च क्या हो गया डिजाइन, कि जैसे आपने ले लिया सैंपल एक ले लिया जिसके अंदर क्या है, ये डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं। अब डिप्रेशन के पेशेंट्स का आपने एक असेसमेंट कर लिया कि उसका डिप्रेशन असेस कर लिया। मान लिया इसके ऊपर 10 स्कोर आया है, 100 लोगों का किया, एवरेज 10 आ गया कि 10 स्कोर आ रहा है। और 10 स्कोर का मतलब होता है कि उसको सीवियर डिप्रेशन है, 0 to 10 की स्केल में 10 आ रहा है। अब आपने इसी ग्रुप को, सेम ग्रुप को सीबीटी दी। अब सीबीटी देने के बाद में मतलब फिर से आपने इसका ये डिप्रेशन का असेसमेंट किया। अब स्कोर आपका जो आ रहा है वो निकाल लिया। तो अब एक मीन तो ये पहले वाला आ गया M1 और दूसरा आ गया M2 सीबीटी देने के बाद में, जबकि आपका ग्रुप दोनों एक ही है। एक टेस्ट से पहले एक टेस्ट के बाद में आपने मतलब एक थेरेपी से पहले एक थेरेपी के बाद में आपने टेस्ट किया, दोनों के बीच में डिफरेंस देख लिया। तो ये क्या हो गया कि एक ही ग्रुप से दो डेटा
आए हुए हैं उनको भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है ये, टू कंपेयर द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम टू मेजरमेंट ओकेजन्स फॉर द सेम ग्रुप सेम है लेकिन उनका स्कोर डिफरेंट है, बिफोर सीबीटी आफ्टर सीबीटी। इसी तरह से कोई और कंडीशन भी हो सकती है। इसको हम बोलते हैं पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, है ना। इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। दोनों पहले वाले को दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए हम उनको इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट बोलते हैं, और दूसरे वाले को हम पेयर्ड टी टेस्ट बोलते हैं। तो ये अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सा ग्रुप है, अलग अलग दो ग्रुप है या एक ही ग्रुप है। तो अकॉर्डिंगली आप चूज करोगे कि कौन सा क्या कहते हैं टी टेस्ट आपको यूज करना है ना। कि सेम टेस्ट से सेम सैंपल वाला यूज करना है या फिर आपको इंडिपेंडेंट सैंपल वाला टी टेस्ट यूज करना है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस होगा। तो अगर हम गलत तरीके से यूज करेंगे और हम चाहें कोई सॉफ्टवेयर जैसे मैंने बोला एसपीसीएस वगैरह यूज करें, लेकिन हमने टेस्ट गलत यूज कर लिया तो हमारे रिजल्ट गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। So what is t-test? Continued. The null hypothesis states that any difference between the two means is a result to difference in distribution. Remember, both sample drawn randomly from the same population. Comparing the chance of having difference is one group due to difference in distribution, and assuming that both distributions came from the same population, both distribution has to be equal. तो अब कहने का मतलब है कि हम टी टेस्ट में क्या करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग ही करते हैं। सारे हाइपोथेसिस टेस्ट करने के ही टेस्ट हैं कि जो दो मीन्स का जो डिफरेंस है ना। द नल हाइपोथेसिस क्या बोलती है कि द नल हाइपोथेसिस स्टेट दैट एनी डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स इज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। ये बोलती है रिजल्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ ये समझना हमें जरूरी है कि ये बोलती है कि रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंसेस हैं इसकी वजह से। यानी कि जो हमने बात की थी डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब हमारे जो सैंपल लिए हैं उनमें कुछ गड़बड़ है, इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। मतलब कि वो बाई चांस है जो हम जो डिफरेंस आ रहा है ये मानते हैं हम नल हाइपोथेसिस में, है ना। अब दूसरा एजम्पशन क्या है, एजम्पशन हम भी मान के चलते हैं कि बोथ द सैंपल, यानी अगर दो सैंपल हमने S1 S2 लिए हैं तो हमने उसको रैंडमली लिया है। तो ये हम मान के रिमेंबर बोथ सैंपल ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, दोनों ही को ही हम एक पॉपुलेशन जिससे हम ले रहे हैं रैंडमली ड्रॉन होने चाहिए। कंपेयरिंग द चांस ऑफ हैविंग डिफरेंस इन वन ग्रुप ड्यू टू डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम ये मान लेते हैं कि भाई हमने सैंपलिंग गलत कर ली है या गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया, इस वजह से डिफरेंस आ रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं। अगर नहीं आ रहा है डिफरेंस तो हम उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, तो हम ये पहले से हम ये मान, जैसे बायस ना हम ये मान के चलते हैं कि भाई जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं दे आर बिकॉज ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और कैसे सैंपलिंग में जो डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से हो रहे हैं। Assuming that the both distribution came from the same population, both distribution has to be equal. तो अब हमें मान के चले एक ही पॉपुलेशन से आ रहे हैं दो सैंपल 1 सैंपल 2, तो उनका वो भी इक्वली होंगे यानी एक जैसे ही होंगे, ये हम एज्यूम करके चलते हैं टी टेस्ट में। Then what we intended to find that the difference due to chance. अब हम ये मान के चलते हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है वो बाई चांस। अगर वो बाई चांस नहीं है तो हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। हम ये मान के चलते हैं कि जो भी डिफरेंसेस हम देख रहे हैं या हो रहे हैं दे आर बाई चांस, नॉट रियल वन, ये चांस की वजह से हो रहा है ऐसा। तो ये मान के हम चलते हैं टेस्ट में। तो लॉजिकली द लार्जर द डिफरेंस इन द मीन्स द मोर लाइकली टू फाइंड सिग्निफिकेंट टी टेस्ट। तो अब क्या होता है कि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा मीन्स में द मोर लाइकली टू फाइंड ए सिग्निफिकेंट टी टेस्ट, तो इसके उतना ज्यादा चांसेस होंगे कि रिजल्ट सिग्निफिकेंट होगा। तो अब हमने एक बात की थी पहले वेरिएबिलिटी की,
वेरिएबिलिटी क्या है कि भाई डेटा हमारा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी को हम वेरिएबिलिटी बोलते हैं, कितना दूर या पास या कितना एक दूसरे से डिस्टेंस पे है। तो वेरिएबिलिटी इक्वल टू लेस ओवरलैप एंड लार्जर डिफरेंस। तो अब क्या होगा कि जब वेरिएबिलिटी यानी दो डेटा के बीच में डिफरेंसेस ज्यादा होंगे तो वो ओवरलैप कम करेगा, वेरिएबिलिटी को लेस ओवरलैप एंड लार्जर डिफरेंस, और डिफरेंस ज्यादा होगा। देन सैंपल साइज, लार्जर सैंपल साइज लेस वेरिएबिलिटी, जितना ज्यादा बड़ा सैंपल साइज होगा उतनी सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे सैंपल के साथ में वो कम होती जाएंगी। तो लेस वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी कम आएगी, यानी डिविएशन एक दूसरे आइटम से कम होगा। लार्जर डिफरेंस, डिफरेंस जो है वो बड़ा आएगा जब भी हम लार्जर सैंपल साइज लेंगे। तो अब टी टेस्ट के टाइप्स क्या क्या होते हैं उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। एक तो है द वन सैंपल टेस्ट, जो मैंने आपको बता दिया है ना। फॉर एग्जाम्पल, ए टेस्ट कुड बी कंडक्टेड टू कंपेयर द एवरेज सैलरी ऑफ नर्सेज विद इन ए कंपनी विद द वैल्यू that was known to represent the national average for nurses। तो अब एक ही सैंपल आप ले रहे हैं पूरे डेटा में, तो उसको हम वन सैंपल टी टेस्ट बोलते हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में क्या होता है, ही इज यूज्ड टू कंपेयर टू ग्रुप्स स्कोर ऑन द सेम वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट टेस्ट, सैंपल टेस्ट मैंने आपको बताया कि दो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन, तो इज यूज्ड compare the two group score of the same variable. For example, it could be used to compare the salaries of the nurses, physicians to evaluate whether there is a difference in their salary। कि हमने दो ग्रुप ले लिए हॉस्पिटल के, एक तो फिजिशियंस ले लिए, एक नर्सेज ले ली। अब हमने देखा इनकी सैलरी के बीच में कितना डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो the paired sample t-test is used to compare the means of two variables within a single group. For example, it could be used to see if there is a statistically significant difference between starting salaries and current salaries among the general nurses in organization। तो जो मैंने बताया था एक ही है, एक ही ग्रुप है, वो ये ग्रुप है इनका, इसका जो है टेस्ट कर किया, इसका कुछ रिजल्ट है, और दूसरा यहाँ पे हमने कोई टेस्ट किया तो वहां पे उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम पेयर्ड सैंपल टेस्ट से पता कर सकते हैं। तो इज यूज्ड टू कंपेयर द मीन्स ऑफ टू वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबलों के मीन्स को क्या करना है, कंपेयर करना होता है विद इन ए सिंगल ग्रुप। तो सिंगल ग्रुप में हम ये करते हैं। तो कंपेयर द मीन्स ऑफ टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स जो है उनके मीन्स को हम कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, इट कुड बी यूज्ड टू सी इफ देयर इज अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिंग सैलरी एंड द करंट सैलरी अमंग द जनरल नर्सेज इन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें ये पता लग जाएगा कि वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है अगर हमने टी टेस्ट की वैल्यू। एजम्पशंस ऑफ टी टेस्ट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवल और रेशियो। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंटरवल या रेशियो ही होना चाहिए। द पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल और ड्रॉन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आप जो हमारी पॉपुलेशन है हम ये मान के चलते हैं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है वो बता चुका हूं मैं आपको। सैंपल और रैंडमली सिलेक्टेड हम ये मान के चलते हैं, या हमें करना होता है कि जो भी चीजें हैं वो रैंडमली सिलेक्ट की जाए। द ग्रुप हैव इक्वल वेरिएंस, कि ग्रुप होमोजेनस हो, यानी एक बीच की दूरी, एक दूसरे के बीच की दूरी बहुत ज्यादा ना हो, यानी कि इक्वल वेरिएंस का मतलब हो गया कि एक दूसरे से मतलब होमोजेनिटी जिसको हम बोलते हैं कि एक जैसे हो। Then the t-static is robust, reliable even if assumptions are not fully met। तो ये assumptions जो हमारे हैं अगर पूरी तरह से नहीं भी मिलते हैं तब भी टी टेस्ट एक बहुत अच्छा टेस्ट है जिसके ऊपर कम से कम असर पड़ता है। तो शुड बी कंटिन्यूअस, क्या होना चाहिए, assumptions क्या हैं कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, वो आपके कंटिन्यूअस, डिपेंडेंट एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होने चाहिए। द ग्रुप शुड बी रैंडमली ड्रॉन, जो भी ग्रुप आपने सेलेक्ट किया है वो रैंडमली सेलेक्ट किया जाना चाहिए जिससे कि आपका जो रिजल्ट आएगा बेहतर आएगा, आपका डेटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। दैट इज मेल वर्सेस फीमेल, नर्सेज एंड फिजिशियन, मैनेजर एंड स्टाफ। तो इस तरीके से हम उसमें सेलेक्ट करते हैं।
द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज, एजम्पशन है फर्दर, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज categorical with two labels. Distribution for the two independent variables is normal. Equal variance, homogeneity of variance, uh, उसको हम एक जैसा है तो उसको इक्वल वेरिएंस बोलते हैं. लार्ज वेरिएशन लेस लाइकली टू हैव significant t-test, accepting null hypothesis, fails to reject type 2 error and threat to power. तो लार्ज वेरिएशंस क्या होते हैं? अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन है डेटा के बीच में तो क्या होगा? वो दे आर लेस लाइकली टू हैव सिग्निफिकेंट टी टेस्ट. तो उनको उनके पास सिग्निफिकेंट टी टेस्ट क्या कहते हैं यूज नहीं कर पाएंगे, या रिजल्ट ठीक नहीं देगा. एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस, और हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी वी फेल टू रिजेक्ट, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है. टाइप 2 एरर इज अनदर थ्रेट टू पावर, सेंडिंग एन इनोसेंट टू जेल फॉर नो सिग्निफिकेंट रीजन. कि इनोसेंट को आपने जेल में डाल दिया. दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ लार्ज वेरिएशन, और क्या कहते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं. अब स्टोरी ऑफ द पावर ऑफ सैंपल साइज. अब सैंपल साइज का इम्पोर्टेंट या पावर हम समझते हैं. क्यों सैंपल सिलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट होता है? पूरा एक का एक चैप्टर हमने सिर्फ सैंपल सिलेक्शन के ऊपर ही बात की, मतलब कई 1-2 क्लासेस में, कि कैसे सैंपल सिलेक्ट करते हैं, रैंडम सैंपल क्या होता है, सैंपलिंग एरर क्या होता है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड. तो therefore the sample and the population distribution will have less variation. तो क्या है? the larger the sample is most probability to be closer to population. जितना बड़ा उतना क्लोज होगा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ग्राफ के बराबर की तरह ही होगा वो. तो therefore the sample and the population distribution will have less variation. तो उनके बीच में जो देयर सैंपल एंड पॉपुलेशन के बीच में कम से कम जो वेरिएशन होना चाहिए कम है, तभी आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो. लेस वेरिएशन द मोर लाइकली टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. जितना कम वेरिएशन होगा उतना क्या करता है कि लेस वेरिएशन द मोर लाइकली टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. अब देखो, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर वेरिएशन बहुत कम होगा. क्यों? क्योंकि छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना या उनको मॉनिटर करना मुश्किल काम होता है. तो दो क्या कहते हैं जो डिफरेंस है वो अगर क्या कहते हैं वेरिएशन जो है वो अगर कम होता तो लेस वेरिएशन मोर लाइकली टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. जितना कम वेरिएशन होगा उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे रिजेक्ट करने के नल हाइपोथेसिस के. तो so larger sample size equal to more power equal to significant t-test. तो ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन होगी तो ज्यादा पावरफुल टूल हमें यूज तो ज्यादा अगर लार्जर सैंपल होगा तो मोर पावर होगी टेस्ट के पास. जितना बड़ा सैंपल उतना एक्यूरेट होने के चांसेस हैं. एंड सिग्निफिकेंट टी टेस्ट, तो मोर पावर इज इक्वल टू मोर पावर ऑफ द टेस्ट इक्वल टू सिग्निफिकेंट टी टेस्ट. मतलब कि टी टेस्ट जो है वो भी सिग्निफिकेंट आएगा. वन सैंपल एक्सरसाइज. अब एक वन सैंपल वाला हम डेटा एक बार देख लेते हैं. जैसे हमने बोला कि अल्फा यानी टाइप 1 एरर हमने सेट कर दी 0.05 पे. हाइपोथेसिस हमने बताई कि नल हाइपोथेसिस इक्वल टू H0 इक्वल टू म्यू. अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगी? H1 रेशियो म्यू. ठीक है. कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. अब हम यहाँ से टेस्ट की स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट कर लेते हैं. कैलकुलेटिंग द सिंगल सैंपल टी टेस्ट. अब सिंगल सैंपल टी टेस्ट को हम कैसे करेंगे और कैसे हम कंप्यूट करते हैं देखेंगे. इजी है. हमने पढ़ लिया, मीन मीडियन मोड हमने ऑलरेडी किया है, कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी समझे हुए हैं. तो यहाँ पे बहुत दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन डेफिनेटली विदाउट प्रैक्टिस आपको नहीं आएगा. व्हेन यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लर्निंग देन आपको ये चीजें कैसे करना है, टेस्ट कैसे करना है, कौन सॉफ्टवेयर से अगर यूज करना है तो कैसे करना है, वो आपको समझ में आना शुरू हो जाती है. अब देखो ये डेटा दिया हुआ है, सिंगल सैंपल है ना, ये दिया हुआ है 800, 750, 850, ये डेटा आया हमारे पास. तो व्हाट इज द मीन ऑफ आवर सैंपल? तो ये सैंपल है. मीन क्या हुआ? टोटल नंबर हमारे पास 10 लोगों का डेटा है ये.
तो इसको हमने प्लस कर लिया, डिवाइड कर दिया 10 से, तो हमारा अर्थमेटिक मीन या मीन आ गया। अब इसका स्टैंडर्ड डिविएशन हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन? एस ई है ना, एक क्या कहते हैं एस डी निकालेंगे हम। एस डी निकालने के बाद में हम इसका एस ई स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे। तो हमने पिछली बार बात की थी कि जो एस डी और एस ई के बारे में, तो हमने यहाँ पे इसका एस ई निकाल लिया, स्टैंडर्ड एरर निकाल लिया। स्टैंडर्ड क्या होता है, अगर वो पढ़ना है नहीं की क्लास अटेंड की है तो वीडियोस देख सकते हो आप। डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंस, देन हम सिग्निफिकेंट लेवल देखते हैं क्रिटिकल वैल्यू को कि जो आपका 0.05 पे क्या वैल्यू है, 0.09 पे क्या क्या कहते हैं कंडीशन है या उसकी, तो उसकी वैल्यू क्या है टेबल से हम देखते हैं। तो डिटरमाइन द क्रिटिकल वैल्यू, लुक अप इन द टेबल। टेबल में हम देखते हैं लुकिंग फॉर अल्फा एट इक्वल टू 0.05, अल्फा 0.05 पे हम देखते हैं क्या स्कोर है। टू टेल्स विद डिफरेंस, टू टेल्स विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 10-1। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अगर हमारे पास जितने वेरिएबल होते हैं, उस एक वेरिएबल हम सिंगल वेरिएबल का ले रहे हैं तो टोटल n-1 होता है ना। तो इसका टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 9 हो जाएगा। तो जो टेबल में हम देखेंगे p वैल्यू, तो 0.0 अल्फा वैल्यू जिसको हम बोलते हैं 0.05 पर देखेंगे विद 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब टेबल्स आप चेक कर सकते हो, आपके पास बुक्स हैं या ऑनलाइन भी मिल जाएगी। जैसे टी टेस्ट का जो टेबल है, टी जो हमने निकाला है, तो वो उसके आपकी वैल्यूज ऑनलाइन मिल जाएंगी आपको, या आपके पास जो मैनुअल है उसके अंदर भी आपको मिल जाता है। अगर आप और या आप जो स्टैटिस्टिक्स की बुक पढ़ रहे हैं, कई वहां पे भी कुछ बुक्स में दिया होता है पीछे की साइड में। तो अब ये आ गया, अब आपने देख लिया 2.262 आ गया आंसर, इसमें हमने आपने देखा और ये आंसर आ गया। तो अब इसको आपने कंपेयर कर लिया कि हम मेरा स्कोर ये आया है और पी वैल्यू इतनी दिखा रहा है, इससे ज्यादा है कम है, उसके बेस पे आपके हेड से रिजेक्ट या एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू स्टेट डिसीजन रूल्स। If absolute value of sample is greater than the critical value, reject null hypothesis। अब क्या है कि ये जो वैल्यू है, अगर ये क्या कहते हैं, क्या बोल रहा है, डिसीजन कैसे लेते हैं, कल हमने बात की थी। इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सैंपल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू, तो क्रिटिकल वैल्यू से अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है तो हम उसको क्या कहते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को। अब क्रिटिकल वैल्यू इस तरह से टेबल, हाँ टेबल की बात कर रहा था ना मैं, तो इस तरीके से टेबल दी हुई होती है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1 2 3 4, और डिग्री ऑफ फ्रीडम वन सैंपल में आप सिंपल सा मान लो n-1 होती है। ये क्या कहते हैं, अब वो इसलिए होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, सपोज ये एक डेटा है आपके पास, जैसे ये डेटा है, तो ये डेटा मैक्सिमम कितना मूव कर सकता है ये हम देखते हैं। तो अब इसको मूव करने के लिए एक जो डेटा है उसको स्थिर रहना पड़ेगा। जैसे ये है, अब इस डेटा को हम मूव कराते हैं इधर उधर, तो 790 को नहीं करा सकते हम 790, या ये वाली वैल्यू ले ली इससे ऊपर नीचे के, तो लोगों को हम इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन ये जो एक वैल्यू है वो एज इट इज रहती है, इसलिए हम इसको n-1 कर देते हैं जब हम निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कितना फ्रीडम है उसके पास मूव करने का। तो स्टेट डिसीजन रूल, इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सैंपल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। यानी कि अगर जो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू है सैंपल की इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू यानी कि 0.05 पे जो आपने देखा स्कोर, अगर उससे ऊपर है तो ये रिजेक्ट चीजें रिजेक्ट हो जाती हैं। और इसमें जो भी क्या कहते हैं डिसीजन हमें लेना होता है हम लेते हैं। तो इफ पोस्टुलेट द सैंपल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू, रिजेक्ट ना। तो अगर सैंपल का ज्यादा है क्रिटिकल वैल्यू से, देन नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। फाइंडिंग क्रिटिकल वैल्यू, ये टेबल दिया होता है, जैसे मैंने आपको बताया 0.25, 0.10 पर लिखा है 0.05, 0.0025, 0.01, 0.005। तो ये आपके दिए हुए हैं क्या,
0.05 वगैरह आपको मैंने कल बताए थे। जो क्या है ये क्रिटिकल वैल्यू, ये वैल्यू है सर ये हाँ बोलो। सर ये 1 टेल और 2 टेल सर, ऊपर वाला है नीचे वाला क्या? सर, ये 1 टेल्स और नीचे 2 टेल्स लिख रखा है सर। हाँ, प्रोपोर्शन इन 1 टेल एंड प्रोपोर्शन इन 2 टेल। अब तो 2 कल टेल्स बताया सर। था ना 2 टेल वाला, कि अगर हमने 1 हम्म। लिया है ना, अगर हमने 1 साइड अगर ये लिया है, दोनों साइड में जा सकता है, और 0.05 में हमने लिया है, जी जी 25 इधर जी हो जी जाएगा, जी जी 0.025 इधर हो जाएगा। तो उसी के जी जी हिसाब जी। वैल्यूज दी हुई हैं। अगर हमारी है हम्म। अब 1 टेल वाली है तो अकॉर्डिंगली हम वैल्यू देखेंगे, अगर 2 टेल्ड वाली है तो वैसे हम देखेंगे, है ना। जी जी सर जी बिल्कुल। तो ये चीज है, तो इसीलिए प्रोपोर्शन इन 2 टेल्स एंड प्रोपोर्शन इन क्या कहते हैं 1 टेल। तो ये इसमें 0.025 है, 0.50 है, 0.10 है, इसमें 0.20 है, इस तरीके से। हाँ बोलो। इसमें टी टेस्ट का सर 2 ग्रुप के अंदर कोई फॉर्मूला भी होता है सर, वो जो पीछे आपने बताया वही है? हाँ फॉर्मूला होता है, बताया तो कि ये अभी अगर आगे आगे हो सकता है दिया हो इसमें, वो देखते हैं। फॉर्मूला तो होता है कैलकुलेट करने का, तो इस हम्म। तरीके से हम देखते हैं। जी तो वैल्यू ऑफ स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, अब टी डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे सपोज 1 है, ठीक है, 0.05 पे 2 टेल टेस्ट पे ये 2 टेल टेस्ट का दिया हुआ है ना, 0.10, 0.05, 0.01। तो अब हमने देख लिया है 1 है, और इस 0.05 पे कितना आ रहा है, 12, सबसे ऊपर सेंटर में से सबसे ऊपर वाला जो कॉलम में 12.706। तो हमारी वैल्यू इससे ज्यादा आ रही है कि कम आ रही है, ये हमें जो आई है टेस्ट में वो हम कंपेयर करते हैं। तो क्रिटिकल वैल्यू डिक्रीजेस इफ n इज इंक्रीज्ड। अगर n यानी कि जो नंबर ऑफ पीपल हैं हमारे आइटम्स में, उनको अगर हम बढ़ा दें तो हमारी क्या कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू, जो है क्रिटिकल वैल्यू डिक्रीजेस एन इज इंक्रीज, यानी कि अगर हमारा नंबर्स बढ़ जाता है यानी सैंपल बढ़ जाता है, तो क्रिटिकल वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। क्रिटिकल वैल्यू डिक्रीजेस इफ अल्फा इज इंक्रीज्ड, यानी कि अगर टाइप 1 एरर बढ़ रही है तो क्रिटिकल वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो क्रिटिकल वैल्यू घट जाएगी। क्रिटिकल वैल्यू डिक्रीजेस इफ अल्फा वैल्यू इज इंक्रीज्ड। तो एक तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन द means will not have to be as large to find significance if n is large and alpha is difference between the means will not have to be as large। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए to find significance if n is large and alpha is you can say less। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो हमारा जो डिफरेंस है दो मीन्स के बीच का वो बहुत बड़ा होगा, तो क्या होगा, वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी। कल हमने बताया, ये बात भी किया था आपसे। तो stating the conclusion, we reject the null hypothesis that bulbs were drawn from a population in which the average is 1000 hours. The difference between our sample mean and the mean of the population that is so different that it is unlikely that our sample could have been drawn from a population with an average life of 1000 hours। So कंक्लूजन का मतलब क्या है कि फिर लास्ट में हम कंक्लूड करते हैं कि रिजेक्ट हो रही है नल हाइपोथेसिस या एक्सेप्ट हो रही है। अगर एक्सेप्ट हो रही है तो उसका क्या मतलब है, अगर क्या कहते हैं रिजेक्ट हो रही है तो उसमें हम क्या करते हैं जिसको हम ज्यादा बेहतर तरीके से जो हमारे रिजल्ट्स आए उनको हम इंटरप्रेट कर सकें। तो कंक्लूजन में हम बहुत सारी चीजें लिखते हैं। ये है आपका SPSS का रिजल्ट। SPSS हम नहीं कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से आता है जैसे आपने नंबर, आपको मैनुअली भी यही करना पड़ेगा। n 10 हो गया, मीन इतना आ गया 867, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका ये आ गया, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन यहाँ पे आ गया, ये आपका हो गया 0.034। इसको तो हम, ये तो हमारा टी वैल्यू है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गई, n-1, टोटल n 10 है तो 10-1 हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिग्निफिकेंट 2 टेल टेस्ट में अगर हम देखेंगे तो 0.002
अगर हम मीन डिफरेंस देखेंगे तो -133 आ रहा है यहाँ पे। लोअर अब 95% कॉन्फिडेंस लेवल of the difference. So lower 2.02 and upper is 63.803। ये आपका अपर एंड लोअर लिमिट्स हैं जो इंटरवल हम लेते हैं। ठीक है, आई बात समझ में इतना? जी सर। अब हम देखते हैं स्टेप्स फॉर कंपेयरिंग ग्रुप्स। कैसे ग्रुप को कंपेयर कर सकते हैं? डिफाइन द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, स्टेट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम लिखनी है, रिव्यू द लिटरेचर, लिटरेचर को रिव्यू करना है, एंड देन सेलेक्ट द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, कितने कॉन्फिडेंस के साथ में हमें जाना है वहां पे क्या कहते हैं हम टेस्ट करने के लिए। तो वो उतना वो हम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कंसीडर करते हैं। सेलेक्ट ए पावर लेवल कि कितना हमें एक्यूरेटली चाहिए। डिटरमाइन अप्रोप्रिएट सैंपल साइज, कितना हमें चाहिए वो हमें डिसाइड करना होता है। रैंडमली हमें ग्रुप सेलेक्ट करना है, नहीं अगर 2 सैंपल्स हैं तो रैंडमली पॉपुलेशन से हम सेलेक्ट करेंगे। एंड ट्रीट वन सैंपल विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट कंट्रोल फॉर द अदर सैंपल। तो एक सैंपल को तो हम ट्रीटमेंट देते हैं जो भी हम मतलब जो करना चाहते हैं, जिसके रिजल्ट हम देखना चाहते हैं, और एक को हम कुछ नहीं करते। तो प्रोवाइड अप्रोप्रिएट कंट्रोल for the other sample and compute means, standard deviation and standard error of the mean for each sample। तो हम दोनों सैंपल के लिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करते हैं। एंड कंप्यूट स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस, फिर हम उसके डिफरेंस को निकालते हैं। डिटरमाइन द, फिर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या कहते हैं डिटरमाइन करते हैं। एंड देन हम उसका क्या कहते हैं पी वैल्यू हम देखते हैं। तो कंपेयर ऑब्टेन टी टू क्रिटिकल वैल्यू इन ए टेबल टी एंड रीड पी वैल्यू फॉर ए कंप्यूटर। मेक ए कंक्लूजन बाय एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग, एक्सेप्ट या रिजेक्ट हम कर देते हैं, उसके बेस पे हम कंक्लूजन लिखते हैं किसी भी स्टैटिस्टिक्स का। तो डिटरमाइन द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द कंक्लूजन बाय कैलकुलेटिंग द साइज एंड इफेक्ट, कि भाई ये क्या रिसर्च हुआ, इसका अगर जो सिग्निफिकेंस आया है यानी नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो गई है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कंक्लूजन आप कैसे लिखोगे, जो आप क्या कहना चाह रहे हो वो कैसे कम्युनिकेट करोगे। तो ये जो सारी प्रोसेस लिखने की होती है, समझने की होती है कि हम कहाँ पे क्या क्या स्टेप्स हमें ध्यान में रखने, जिससे कि हमारे रिजल्ट्स गड़बड़ ना हो और एक्यूरेट रिजल्ट्स आए या एक्यूरेट चीजें हम कर पाए। तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ये स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए। हाँ, किसी का माइक ऑन हुआ? इसमें सर ये हाँ जी सर, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर, बोलिए। इसमें हाइपोथेसिस इसमें H0 इज इक्वल टू नील लिखा हुआ है और एक H1 है या सर ये HA है सर? वो एक ही चीज होती है। अगर HA लिखा है तब भी वही है, H1 लिखा है तो भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शनल टू अल्टरनेटिव सर। हाँ सर, डायरेक्शन का मतलब ये हुआ है कि जैसे आपने क्लास में आप ही है और भी कोई है? आई थिंक आप ही बचे हैं ना, और तो कोई नहीं है? जी जी जी। हाँ, डायरेक्शनल का मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि दोनों साइड में ये जाता है या सिर्फ एक ही साइड में रहता है। जो हमने बताया था 1 टेल 2 टेल, तो जो 1 टेल है वो डायरेक्ट है, 2 टेल्ड वाली मतलब दोनों साइड में जा सकती है, कहने का मतलब। तो नल हाइपोथेसिस हम ये मान के चलते हैं कि भाई कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, और अनअल्टरनेट हाइपोथेसिस हमें ये बोलती है कि नहीं भैया ये डिफरेंस हो, ये क्या कहते हैं इसका ये इफेक्ट होगा, वो बोलती है, तो इसीलिए वो डायरेक्शनल हो जाती है। ठीक है जी जी जी, है ना? ठीक है सर। तो मैं अब ये तो अगला है टी टेस्ट विद 2 सैंपल्स, वो हम कल करेंगे।